बस चुप। लास्ट क्लास में इस सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करा दिया था जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। और इस सिलेबस का ही नहीं, आगे 3-4 चैप्टर जितने आने वाले हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो क्या नाम है उसका, कूलम्ब्स लॉ, जो कि लास्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया था। क्लियर हुआ क्या? कूलम्ब्स लॉ क्या है एक बार याद करते हैं कि फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, Q1 मल्टीप्लाई Q2। ठीक है, जो दो बॉडी होंगे उनके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये चार्ज बढ़ता जाएगा फोर्स क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दूसरा क्या मैंने बताया था, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये लास्ट क्लास में मैंने समझाया भी था मैंने कि कैसे कैसे हो रहा है। तुम तीनों नहीं आए थे बच्चे, तो प्लीज उस वीडियो को देखना। क्लियर हुआ क्या? ठीक, ओके। आगे मैंने एक फॉर्मूला इसका बताया था, सुनो क्या फॉर्मूला बताया था, याद करो। फोर्स इज इक्वल टू के, बोलना ध्यान से बोलो, Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है क्या? लास्ट क्लास में फॉर्मूला मैंने प्रूफ करा दिया था। ठीक है, ये के की आगे हम एक्सप्लेनेशन और करेंगे फर्दर। इसको हम और क्या करेंगे बच्चे, खोलेंगे तो के की कुछ वैल्यू आएगी। क्या आएगी? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा? के इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये लास्ट क्लास में यहां तक बताया था, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि है क्या चीज। ठीक है क्या? ठीक बच्चे, अगर लास्ट क्लास नहीं किया होगा तो ये क्लास बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। स्पेशली मैं तुम तीनों से बोल रहा हूँ, तो अगर लास्ट क्लास को देख के आई होगी तो आएगा, नहीं आई होगी तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री लिंक है बच्चे, अगर एक क्लास नहीं आई तो अगली क्लास आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ठीक है ना? तो इससे अच्छा कि देख के आया करो। ठीक, अगर इनकेस किसी दिन नहीं आते हो तो आओ जरा देखते हैं। क्या ये k इजकल टू 1 अपॉन में 4 पाई, तेज बोलो, ठीक सर। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी। क्या है ये? क्या है ये? परमिटिविटी। क्या है? ध्यान से सुना। परमिटिविटी का मतलब होता है कि परमिट करना। क्या करना? कि फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा तो कितना लगेगा, नहीं लगेगा तो कितना नहीं लगेगा। जैसे इतना लिखो, फिर समझा रहा हूं, इतना लिखो पहले, जहां मैंने कल लिखवाया था उसके आगे कंटिन्यू करना। बस कोई नहीं, आज की क्लास पहले करो, घर जाके पिछला वीडियो देख लेना। ठीक है ना? तो लिंक बन जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये लिखो के इज, एनसीईआरटी खोलो सभी अपना, एनसीईआरटी खोल सकते हो। नहीं लाए? और यार मैसेज तो किया था ग्रुप में मैसेज गया था कि नहीं गया था, फिजिक्स की क्लास होगी। चलो आगे देखो, लिखो क्या लिखा, के इजकल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आओ, अभी मैंने एक फॉर्मूला जो लिखवाया था फोर्स का, ध्यान से देखो इधर। फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखा था? फोर्स इजिकल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। आइए, क्या के की जगह पे मैं ये नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा यहां पे? फोर्स इजिकल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। तो जो हम फॉर्मूला एक्चुअली फोर्स का जो फॉर्मूला दिया था, इधर देखो बाबू, जो कूलम्ब्स भाई साहब ने फोर्स का जो फॉर्मूला दिया था एक्चुअली में ये दिया था, लेकिन हम यूज किसका करते हैं? इसका। समझ आए मेरी बात? मैंने क्या बोला? नहीं समझा? फिर से समझो। कौन आया? कूलम्ब भाई साहब आए। कौन आए? अब कूलम्ब भाई साहब ने जो फोर्स का फॉर्मूला दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, कौन सा दिया था? ये दिया था। सर हम यही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये दिखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन कभी कभी किसी किसी न्यूमेरिकल में इसका यूज होगा। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? तो जो फोर्स का फॉर्मूला जो दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, ये दिया था। क्या दिया था? फोर्स इजकल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। ठीक है क्या? क्या बोलेंगे इसको? फोर्स इजकल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। फिर से बोलो एक बार, 1/4 पाई, ऐसा बोला। फोर्स इजकल टू Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। क्या गुफ्तगू हो रही है तुम दोनों में बच्चे? बोलो फिर से फोर्स का फॉर्मूला बोलो, फोर्स का फॉर्मूला बोलो। F इजकल टू, के वाला नहीं, एप्सिलॉन। ठीक है, फोर्स इजकल टू
फोर्स इजकल टू Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? बोलो ना। इसी के नीचे अब लिखो E नॉट इजकल टू, ये पहले ये फॉर्मूला लिख लिया, ये लिखा, ये लिखा, इसके नीचे इसको लिखो, ये लिखना, फिर इसके नीचे इसको लिखना है। आप जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी। हाँ नमस्ते, चल जल्दी 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 जल्दी। निकालो, कर रिकॉल करा रहा हूँ, जल्दी करो, 2 मिनट। वैसे भी आज बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था कि आज फलाने जगह जा रहा हूँ, ढिमकानी जगह जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, मौसम बड़ा रोमांटिक हो रखा है, कहीं तो जा रहे हैं हम तो ये एक छाता बना था, दोनों आए हैं, एक छाता बना था, दोनों आए हैं, बड़ी मुश्किल से। ओह, 2 जिस्म एक जान। आज उसका एग्जाम्पल देखने को मिला। चले क्या? चलो देखो, ये कॉल करो, इधर इधर बाबू, इधर इधर सुनो, बस छिड़खानी नहीं कोशिश। देखो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, क्या बताया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक, कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए क्या फॉर्मूला दिया था? क्या फॉर्मूला दिया था? फोर्स इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। K को फर्दर हम क्या करेंगे, फर्दर हम खोलेंगे तो K की वैल्यू आएगी, क्या आएगी वैल्यू? K इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर से बोलो, K इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो K की जगह पे इतना बड़ा ये लिखा है, तो इस K की जगह पे उसी चीज को लिख दिया। लिख दिया क्या? तो एक्चुअली में जो कूलम्ब्स भाई साहब ने फॉर्मूला दिया था, वो ये फॉर्मूला नहीं दिया था, ये दिया था। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? बोलो ना, बोल दो। तो क्या दिया था? फोर्स इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या? तो इसको बोलने का तरीका क्या होगा? फोर्स इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। समझ आई बात की नहीं आई? बोलो ना। अब दिमाग में आ रहा होगा सर ये E नॉट क्या है, तो E नॉट लिखो, E नॉट लिखो ना, जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट करो। हाँ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लिखो। E नॉट इक्वल टू, E नॉट इज इक्वल टू, E नॉट इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नीचे लिखना E नॉट इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सर E नॉट तो पता चल गया क्या होता है, अभी बता रहा हूं, एक्सप्लेन करूंगा कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है। सर अगर कहीं E नॉट लिखा रहे तो समझ जाएंगे कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। अगर कहीं खाली E लिखा रहे तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब लिखो परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, कोई सा भी मीडियम हो, फ्री स्पेस को छोड़ के, ठीक है ना? परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, एनी अगर आ गया तो फ्री स्पेस को छोड़ के कोई सा भी मीडियम आ जाओ, कौन सा होगा वो? E होगा, एप्सिलॉन बस होगा। लेकिन अगर मीडियम फ्री स्पेस आ जाए तो E नॉट हो जाएगा। समझा मैंने क्या बोला? देखो इधर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। समझ आई क्या? फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, अगर वैक्यूम की बात कर रहा है तो E नॉट लगाएंगे, वैक्यूम के अलावा किसी मीडियम की बात कर रहा है तो E लगाएंगे। समझ आई क्या मेरी बात? अब जरा इस फॉर्मूले पे आओ, फॉर्मूले पे आओ। अच्छा, ये दोनों के आगे लिख लेना मीडियम डिपेंडेंट, मीडियम डिपेंडेंट, मीडियम डिपेंडेंट, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा माडिया लाल? किसके ऊपर करेगा? मीडियम। मीडियम मतलब वैक्यूम में है कि कहाँ है, कहाँ नहीं है। समझ आए मेरी बात? कंडक्टर है, इंसुलेटर है, वैक्यूम है, कहाँ है कहाँ नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझ आई क्या? आओ जरा फील कराता हूँ। बाइक किसका है? चाबी, चाबी ले लो बच्चे, चाबी ले लो। सीढ़ी ऊपर चढ़ा दिया करो बच्चे कल से, ठीक। आगे 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 देखिए, आगे आगे, ए बाबू। ये फोर्स पता है किसके ऊपर डिपेंड करता है? इसके ऊपर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन नॉट के ऊपर। खुद देखो ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर E नॉट की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। E नॉट की वैल्यू घटेगी तो फोर्स क्या होता जाएगा? समझ आई मेरी बात की नहीं आई? बोलो ना। इसका ध्यान से सुनो, इसका मतलब कि फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? इसके ऊपर करता है। फोर्स किसके ऊपर करता है? इसके ऊपर करता है। और फोर्स किसके ऊपर करता है? इसके ऊपर भी करता है। समझ आई क्या? बोलो ना। चार्ज बढ़ाओ, फोर्स बढ़ाओ, चार्ज घटाओ, फोर्स घटाओ। सर ये चार्ज क्या है? Q1 Q2। क्लियर हुआ क्या? अगर Q1 Q2 बढ़ाते जाओ तो फोर्स क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा।
Q1 Q2 को घटाते जाओ तो फोर्स क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। सर आर स्क्वायर, डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो फोर्स घटेगा, डिस्टेंस को घटा रहे हैं तो फोर्स बढ़ेगा। क्लियर हुआ क्या? एप्सिलॉन नॉट को बढ़ा रहे हैं तो फोर्स घटेगा, एप्सिलॉन नॉट को घटा रहे हैं तो फोर्स बढ़ेगा। इसका मतलब कि ये फोर्स इसके ऊपर, ये फोर्स इसके ऊपर और फोर्स इसके ऊपर डिपेंड करता है। सर इनके ऊपर नहीं करता क्या? ना, ये तो कांस्टेंट है ना, 4 तो 4 है, अब पाए तो 3.14 हमेशा रहेगा, तो इन दोनों के ऊपर नहीं करता। समझ आई मेरी बात? इसका मतलब फोर्स इसके ऊपर, फोर्स इसके ऊपर, फोर्स इसके ऊपर। क्लियर हुआ क्या? अरे बोलो ना, बोल दो। ठीक, ओके। फॉर्मूला बोलो फोर्स का एक बार। F इजकल टू, सबकी आवाज आनी चाहिए, कुछ बच्चों की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, अब ई नोट की यूनिट क्या होती है और वैल्यू क्या होती है वो लिखेंगे, ठीक है ना। ई नोट लिखो, वैल्यू एंड यूनिट ऑफ ई नोट, वैल्यू एंड यूनिट ऑफ ई चले क्या? क्या मैंने बोला? मैंने बोला वैल्यू एंड यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और यूनिट क्या होती है जरा समझते हैं, आओ जरा फील कराते हैं, पैदा करते हैं इसकी वैल्यू को भी और इसकी। चलो, के की वैल्यू क्या होती है बच्चे? 1/4, ठीक है ना। के को यहां लेके आ जाता हूं, एप्सिलॉन नॉट को यहां लेके आ जाता हूं, कोई दिक्कत? ठीक, एप्सिलॉन नॉट इजकल टू 1/4 पाई। किसी को डाउट? बोलो ना, बोल दो। ठीक, ई नॉट इजकल टू 1/4, तो 4 ही है, तो 4 की जगह पे 4 ही रखे। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 इंटू के की वैल्यू क्या होती है? कल मैंने लिखा था 9 इंटू 10⁹। यहां लिख देते हैं, समझ आई बात की नहीं? बोलो ना, क्या लिखेंगे? 9 इंटू 10⁹। अभी आता है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? इसको करना जरा कैलकुलेट यार मशीन से। क्या आएगा? क्या आएगा? 8.86 आएगा कि 5 आएगा? 5 आएगा, 5 आ जाओ बस 8.85। अब देखो इसका वैल्यू पता चल गया इसका। इधर देखो बच्चे, इधर देखो। सर ये कैसे आया, ये कैसे आया? इसको कैलकुलेट करके आ गया, तो वैल्यू पता चल गया कि इसका वैल्यू ई नोट का, तो ई नोट का वैल्यू क्या होता है? 8.85। सर यूनिट बताओ, आओ जरा यूनिट देते हैं। क्या होगा यूनिट? 10⁻⁻? ठीक है, यहां पे आओ, यहां पे आओ। के का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये इधर देखो भाई, लिखो मत अभी। कहां देख रही? मैं बता रहा हूं, इसका यूनिट क्या बताओ? के का यूनिट कल बताया था मैंने, के का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का पावर -2। इसीलिए बोला यहां फोकस करो, मैं देख रहा था। क्या ये इसका उल्टा है? तो इसका यूनिट उसका उल्टा होगा। यहां पावर में 1 लिखा है, क्या लिखा है? तो इसका यूनिट जानते हो क्या होगा? न्यूटन का पावर 1 है, वहां +1, तो यहां हो जाएगा -1। बोलो ना, मीटर का पावर +2 है, यहां हो जाएगा मीटर के पावर -2। कूलम का पावर -2 है, तो यहां हो जाएगा कूलम का पावर +2। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये और ये उल्टा है। समझ आई क्या मेरी बात? क्लियर हुआ? तो इसका हमें वैल्यू भी पता चल गया और हमें इसका यूनिट भी पता चल गया। तो यही टॉपिक का नाम था। क्या टॉपिक का नाम? वैल्यू एंड यूनिट ऑफ ई नॉट। आगे अगला टॉपिक डालेंगे जो कि बहुत घटिया टॉपिक है, उसका कोई यूज नहीं है, बट हमारे एनसीईआरटी में तो हम क्या करेंगे, उसको करना है। क्या लिखेंगे? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ऐसा तो उसका कुछ बहुत ज़्यादा यूज तो नहीं है, बट फिर भी
कराना जरूरी है, नहीं कराया जाएगा तो क्लास से निकलते बातें बनाओगे। ठीक है, लिखो कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है क्या? हमें भी बताओ बच्चे, हम भी हंसे, कुछ कुछ चल रही है बातें तो। सुनो, चले, क्या हेडिंग का नाम डाला है? कूलम्ब्स लॉ इन। यहाँ एक बॉडी है और यहाँ एक बॉडी है, चार्ज बॉडी है। कौन सी बॉडी है? चार्ज बॉडी। फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव। दो केस बनेगा, एक तो सेम चार्ज वाला, एक डिफरेंट चार्ज वाला। पहले सेम चार्ज वाला का केस देखते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ आ रहा है? जहां कहीं भी कूलम्ब्स लॉ आ जाए ना, मतलब पता है कि भाई ये क्या ही करा रहे हैं यार। कूलम नाम के एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने डिस्कवरी की थी इसकी। ठीक है, तो कूलम भाई साहब ने कभी एक्सपेरिमेंट अभी फॉर्मूला दिया था। क्या फॉर्मूला दिया था? कूलम भाई साहब ने फॉर्मूला दिया था, फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। इसी चीज का अब हम यहां कुछ देखेंगे। समझ आया मेरी बात? क्या देखेंगे आओ जरा फील कराता हूं। हेडिंग का नाम क्या है? कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म। वेक्टर जानते हो क्या होता है? वेक्टर मतलब जहां डायरेक्शन आ जाए। क्या आ जाए? क्या आ जाए? आओ, सेम चार्ज थे। देखो ये बाबू, देखो देखो देखो, जब कभी भी हमें डायरेक्शन बताना हो तो एक डायरेक्शन को लेट किया जाता है। क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? डायरेक्शन कितने हैं? एक x है, एक y है और एक z है। एक x, एक y और एक z। तो मैं एक डायरेक्शन को क्या कर रहा हूं? लेट कर ले रहा हूं। क्या कर ले रहा हूं? फॉर एग्जांपल मैंने लेट कर लिया कि ये x है। क्या ये y होता तो ये होता और z होता तो ये होता। समझ आई बात? तो एक को मैंने लेट कर लिया। किसको लेट कर लिया? x को लेट कर लो। समझ आई बात? क्या एक को लेट कर लो, तो मैंने x को लेट कर लिया। क्लियर हुआ क्या? बोलो ना, बोल दो, बोल दो। ठीक है क्या? सेम चार्ज एक दूसरे के अट्रैक्ट आते हैं कि रिपल करते हैं? रिपल करते हैं। तो ये क्या इसका फोर्स इधर लगेगा? क्या इसका फोर्स इधर लगेगा? इसको मैं मानता हूं F1, इसको मैं मानता हूं, अच्छा एक चीज, चुप चुप। अच्छा जो x माना है ना, हमारे एनसीईआरटी में इसको r कैप माना है। क्या माना है? वेक्टर पढ़ा है ना, इसको r कैप बोला, तो मैं इसको r कैप ले लेता हूं। नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये r कैप भी आपने x r कैप। समझ आया? ठीक है, y को क्या माना जाएगा? j माना जाए। उसको क्या माना जाएगा? z को क्या याद है? वेक्टर। इसको इस डायरेक्शन को माना जाता है r कैप, इसको माना जाता है j कैप, i कैप, i कैप, i कैप, i कैप, i कैप। ये जो माना जाता है एक यूनिट की वैल्यू है, एक यूनिट की चीज है, पता है ना? एक यूनिट। अगर तुम इधर एक यूनिट बढ़ रहे हो तो इसको माना जाएगा i कैप। इधर बढ़ रहे हो एक यूनिट तो इसको क्या माना जाएगा? j कैप। इधर तुम एक यूनिट बढ़ रहे हो तो इसको क्या माना जाएगा? समझ आई बात की नहीं आई? क्लियर हुआ क्या? ठीक। तो इसको एक्स वाई जेड ABCD कुछ भी अपना नाम का भी स्पेलिंग रख सकते हो, उसमें कोई जरूरी नहीं है। ठीक, सुनो आओ जरा फॉर्मूला करते हैं। सुनो, इसका फोर्स किधर लगेगा? इसका फोर्स क्या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है? क्या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है? क्या यहां से कोई बता देगा? बस हिंट आ गया यहां से। बताओ यहाँ पे आर कैप पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? फिर से बोल रहा हूं, यहां मैंने सिचुएशन तुम्हें दिखा दिया। अब यहां तुम्हें बताना है कि आर कैप ये चीज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? ये अपना चाबी ले लो बच्चे, नहीं तो कौन यहां से उड़ा लेके जाएगा कुछ। ये लो पकड़ो। चले बता दिए। आओ आओ जरा फील करा दूं। दो फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है F1, एक लग रहा है
यहां मैं F1 मानता हूं, यहां F2 मानता हूं। सुन लेना ध्यान से, K Q1 Q2 अपन में R। इधर आ जाओ। इस F1 के लिए R कैप इसके डायरेक्शन में आ रहा है कि उसके दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है? फिर से सुनो, F1 का डायरेक्शन किधर, इधर, और R कैप का डायरेक्शन क्या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है क्या? और अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? नहीं समझ आया क्या? मैं जा रहा हूं इधर, तुम जा रहे हो, तो तुम्हें क्या बोला जाएगा? मेरे अगेंस्ट जा रहे हो ना। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं तो उसको क्या मानूंगा? तो F1 के लिए R कैप क्या हो जाएगा? F1 के लिए R कैप नेगेटिव। समझ आई बात कि नहीं आई? क्लियर हुआ? बोलो ना, समझ आई नहीं आई बात? ये F2 है, F2 उधर जा रहा है, R कैप भी उधर ही जा रहा है, सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। तो इसको अगर पॉजिटिव मानो तो भी क्या हो गया? पॉजिटिव। सर इसको नेगेटिव करो, वो भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, सेम ही डायरेक्शन है तो पॉजिटिव। क्लियर हुआ क्या? ये भी उधर ही जा रहा है, ये भी उधर ही जा रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। ये वाला क्या था? ये इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। क्या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा? नेगेटिव। सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा? तो यहां के लिए R कैप क्या हो जाएगा? यही तो करना था यार। नहीं समझ आई क्या मेरी बात? बोलो ना, बोल दो, बोल दो, उतार लो। नहीं आया, नहीं आया। ओम जय जगदीश हरे। मिटा क्यों दिया? दोबारा बनाऊंगा बच्चे, दोबारा कर लूंगा। उसमें क्या दिक्कत है? उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देखो यहां एक चार्ज है बच्चे, इसको माना Q1, क्या मान लिया? और यहां एक और चार्ज बॉडी है, इसको मान लिया मैंने Q2। लेकिन चार्ज है तो कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। चार्ज है तो कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। सेम चार्ज कर रहे हैं ना, समझा रहा हूं दोबारा तुम्हें। सर डायरेक्शन बता रहा हूं, ठीक है, मैं डायरेक्शन को लेट कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं इधर का ही डायरेक्शन लेट कर लिया, और तुम्हारे एनसीईआरटी में इस डायरेक्शन को बोला है R कैप। क्या बोला है? R कैप। R कैप बोला, क्या बोला है? समझ आई बात? आओ जरा, क्या इधर आओ, ये पॉजिटिव इधर आएंगे कि इधर जाएंगे? दोनों पॉजिटिव है, दोनों इधर आएंगे कि इधर जाएंगे? इसका फोर्स इधर लगेगा, इसका फोर्स इधर लगेगा। क्लियर हुआ क्या? तो इसका फोर्स इधर लग रहा है, इसके फोर्स को मान लो F1, ठीक है ना? इसका फोर्स इधर लग रहा है, तो इसको मान लो तुम F। चलो पहले खेल खेलते हैं F1 के लिए, यहां के लिए, ठीक है ना? ए बाबू इधर आओ। क्लियर हुआ क्या? सेम फॉर्मूला वही लिख दो पहले, K Q1 Q2 अपन में R² लिख दिया क्या? अब ध्यान से सुनना, F1 इधर लग रहा है क्या? R कैप देखो इधर लग रहा है क्या? अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? तो यहां लिखना है नेगेटिव R कैप। समझ आई बात कि नहीं आई? F2 के लिए आओ, F2 के लिए पहले फॉर्मूला लिख दो, K Q1 Q2 अपन में R², ठीक है क्या? F2 इधर लग रहा है क्या? R कैप उधर लग रहा है क्या? सेम डायरेक्शन में है क्या? सेम डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यहाँ R कैप पॉजिटिव हो गया। अरे बोलो ना, क्लियर हुआ क्या? ठीक है, अब यहाँ अलग अलग चार्ज लेते हैं, अलग अलग चार्ज लेते हैं, ठीक है? इस बार मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? नेगेटिव ले लिया। क्या ले लिया? ओके ओके ओके, R कैप को ऐसे रहने दो, यहाँ पॉजिटिव। सुनो, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी, Q1 Q2, R कैप को ऐसे रहने दो। R कैप का डायरेक्शन इधर ही माना है। इधर आओ, क्या ये दोनों अब इधर आएंगे? ये प्लस और ये माइनस इधर आएंगे, तो ये F1 इधर जाएगा। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? F2 इधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बोलो ना। आओ जरा पहले F1 की कहानी पे, यहाँ पे आओ, F1 की कहानी पे, उसको मिटाते पहले। समझ आ रही ना? ठीक, F1 की कहानी के लिए आओ। दो सुनो, F1 के लिए आओ। क्या F1 का फोर्स इधर लग रहा है? क्या R कैप भी इधर जा रहा है? दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव के नेगेटिव। तो F1 के लिए R कैप अब पॉजिटिव हो गया, पहले वाले केस में नेगेटिव था। समझ आई कि नहीं आई बात? बोलो ना, बोल दो। F2 के लिए आओ, F2 के लिए। क्या F2 इधर जा रहा है, R कैप इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में के लिए क्या डिनोट किया जाता है? नेगेटिव। तो इसके लिए R कैप क्या हो जाएगा? समझ आई बात की नहीं आई? क्लियर हुआ? एक चीज गांठ बांध लो, चाहे सेम चार्ज हो चाहे डिफरेंट चार्ज हो, हमेशा R कैप एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव होगा, चाहे कोई सा भी चार्ज हो। सेम चार्ज हो तो भी R कैप एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, और अनलाइक चार्ज हो तो भी एक बार R कैप पॉजिटिव और एक बार। मिटा दूं? उतार लिया क्या?
चले, चले क्या, आगे देखो। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा है जो हमेशा पूछा जाता है, लिखो, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये, हाफियरली में, प्री बोर्ड में। कौन सा क्वेश्चन लिखो, अलग अलग एमसीक्यू में पूछा जाएगा या किसी भी एक नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है। क्या लिखो, ये क्वेश्चन लिखो, 3 कंडीशन बनेंगे, 3 कंडीशन में क्या क्या बनेगा, आओ जरा। चले, आओ। कंडीशन नंबर 1 आता है बच्चे एग्जाम में, ठीक है, लगा लेना इसको लाल पीले नीले पेन से। Q1 मल्टीप्लाई Q2 बड़ा है 0 से, केस नंबर 1। केस नंबर 2 देखो, Q1 Q2 छोटा है 0 से। केस नंबर 3, Q1 Q2 बराबर है 0। ठीक है, जिसे पूछूंगा बताएगा। जब दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई 0 से बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, तो दोनों ही बॉडी जिसके ऊपर चार्ज है वो अट्रैक्ट करेंगी कि रिपल करेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, फिर से सुनो। 2 बॉडी होंगे, दोनों के ऊपर कुछ चार्ज होगा। अब चार्ज कोई सा भी हो सकता है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, अब तुम देखना, दिमाग लगाना। अगर उन दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई करके 0 से बड़ा आ जाता है तो दोनों ही बॉडी अट्रैक्ट करेंगे कि रिपल करेंगे। पहला, अभी पहले क्वेश्चन समझ लो। दोनों की वैल्यू 0 से छोटी आएगी तो अट्रैक्ट करेंगे कि रिपल करेंगे, या से कुछ नहीं करेंगे। ऐसे मतलब दोनों ही कंडीशन में यही है, अट्रैक्ट रिपल या कुछ नहीं, अट्रैक्ट रिपल या कुछ नहीं। दोनों की चार्ज की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो अट्रैक्ट करेंगे कि रिपल करेंगे कि कुछ नहीं करेंगे। रिपल करेगा कैसे? क्यों पॉजिटिव होने का मतलब? तो पॉजिटिव तो माइनस माइनस से भी होता है, माइनस माइनस मिलकर पॉजिटिव हो जाता है। माइनस अब माइनस मिलके क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस मिलके क्या होता है? पॉजिटिव के नेगेटिव। क्वेश्चन समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या माइनस माइनस मिलके क्या होता है? पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव होता है तो आओ जरा मैं ही समझाऊं यार। देखो दो, सुनो मेरी बात। देखो बोला है Q1 Q2, एक्सप्लेनेशन सही दे रखा है, सही दिया इसने एक्सप्लेनेशन। Q1 Q2 की वैल्यू बोला कि 0 से क्या हो जाए? बड़ी हो जाए। 0 से वैल्यू कब बड़ी होगी? जब वो पॉजिटिव में जाए। किस में जाए? किस में जाए? किस में जाए? पॉजिटिव में वैल्यू जाए। अब पॉजिटिव कब होता है? या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव नेगेटिव हो, तो ही वो चीज क्या होती है? पॉजिटिव। अगर ये भी पॉजिटिव रहे, ये भी पॉजिटिव रहे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या रिपल करेगा? रिपल कर रहा है इस केस में भी, ठीक है ना। और पॉजिटिव का तो हो सकता है कि ये नेगेटिव हो सकता है कि ये भी नेगेटिव हो, इस केस में भी रिपल कर रहा है, तो इट मींस कि क्या करेगा? रिपल करेगा। क्या करेगा? समझ आई मेरी बात की नहीं आई? बोलो ना, बोल दो, बोल। सेम चीज यहां पे आओ। बोला कि 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव। भाई यहां 0 से बड़ा मतलब चीजें पॉजिटिव में जा रही थी। पॉजिटिव मतलब क्या? 1 2 3 4 5। नेगेटिव मतलब क्या? -1 -2 यही होगा ना, ठीक।
यहां जब सेम चार्ज था तो रिपल कर रहा था, यहां डिफरेंट चार्ज होगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। चलो देखते हैं, जीरो से छोटी वैल्यू को क्या बोलते हैं, नेगेटिव। और नेगेटिव साइन कब आता है, या तो एक पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, तो नेगेटिव आ जाएगा, या तो पहला वाला नेगेटिव हो दूसरा वाला पॉजिटिव हो तो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आओ जरा पहला केस देखते हैं। अब हो सकता है कि ये वाला चार्ज पॉजिटिव हो और ये वाला चार्ज नेगेटिव हो, तो प्लस माइनस मिलकर क्या होता है, नेगेटिव। माइनस माइनस मतलब क्या, जीरो से छोटा, मतलब -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। क्लियर हुआ क्या, हो सकता है कि ये वाला चार्ज नेगेटिव हो ये वाला चार्ज पॉजिटिव, अभी भी नेगेटिव हो रहा है, मतलब जीरो से छोटा हो रहा है। जीरो से छोटा मतलब -1 -2 -3। इस कंडीशन में भी अट्रैक्ट करेगा, इस कंडीशन में भी अट्रैक्ट करेगा, मतलब इस कंडीशन में क्या होगा, अट्रैक्शन का खेल होगा बच्चे। कौन सा खेल होगा, अट्रैक्शन का खेल होगा, बोलो ना। आ जाना देखते, यहाँ जीरो के बराबर हो गया तो कुछ हो ही नहीं रहा ना, यहाँ ना अट्रैक्ट हो रहा, ना ही क्या है यहाँ पे, ना ही यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है और ना ही यहाँ पे, मतलब Q1 Q2 की वैल्यू जीरो हो गई, इसका मतलब कोई चार्ज ही नहीं है यहाँ पे। जीरो कब होगा, कोई चार्ज नहीं है, तभी तो जीरो होगा। अगर एक हो सकता है कि एक के ऊपर कोई चार्ज है लेकिन दूसरे के ऊपर कुछ चार्ज नहीं। समझ आया मेरी बात, मतलब मेरे कहने का मतलब इन दोनों में ना अट्रैक्शन हो रहा है ना रिपल्सन हो रहा है, मतलब इन दोनों के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। अगर कुछ चार्ज आ जाता तो या तो ये कंडीशन बनता है या तो ये वाला कंडीशन बनता है। ये दोनों आपस में अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, रिपल नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब कि ना अट्रैक्ट हो रहा है ना रिपल हो रहा है। समझ आई मेरी बात की नहीं आई, क्लियर हुआ, ठीक। आगे चले क्या, समझ आया, समझ आया, मिटा दूं, मिटाओ बच्चे। आगे यहां तक किसी को कोई डाउट, तुम्हें ठीक। अगला टॉपिक लिखना न्यूमेरिकल, क्योंकि यहां से करेंगे हम। क्या क्या चार्ज जीरो, तो ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी है, तुम्हारे अंदर कोई चार्ज नहीं है लेकिन मास तो है ना, तो चार्ज जीरो है तो कोई जरूरी नहीं कि मास का हो जीरो हो, ऐसा कोई। क्या ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है कि मास ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है, ठीक है, फिर हाँ चार्ज जा रहा है तो मास भी, चार्ज जीरो है तो मास जीरो होगा, उस कॉन्सेप्ट से देखा नहीं होगा बच्चे, नहीं। अगर मास जीरो हो गया तो फिर चार्ज ही खत्म हो गया, फिर चार्ज बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, फिर खत्म, जीरो होगा तब तो कोई चार्ज ही नहीं। तो ये तभी अगला लिखो, अगला आगे डिफरेंस देखेंगे बच्चे। अब किसके किसके बीच का डिफरेंस देखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज और किसके बीच में देखेंगे, ग्रेविटेशन के बीच में हम देखेंगे। समझ आया मैंने क्या बोला, तो पहले लिखना सिमिलैरिटी बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले सिमिलैरिटी बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ आया क्या, आगे चलें, चलो। सिमिलैरिटी बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, सिमिलैरिटी बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो हेडिंग प्लेस कर लो सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी के बाद फिर डिफरेंस पढ़ेंगे। पहले सिमिलैरिटी लिख लेते हैं, हेडिंग डाल के, फिर हेडिंग डाल के डिफरेंस लिखेंगे। तो हेडिंग डालो सिमिलैरिटी, कम से कम 2 से 3 सिमिलैरिटी बताओ, किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रिक चार्ज और ग्रेविटेशन के बीच में। बोलो सिमिलैरिटी इलेक्ट्रिक चार्ज और ग्रेविटेशन के बीच में। दोनों ही देखो, सुनो सही बोला इसने, सुनो। इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या है बच्चे, इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R², ये इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जरा आओ ग्रेविटेशन क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का कैपिटल G m1 m2 अपॉन में R²। क्या दोनों के नीचे R² आ रहा है क्या, ये इसकी सिमिलैरिटी है।
जिसको बोला जाता है क्या, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स क्यों, क्योंकि उल्टे में है, मतलब ये ऊपर है ये नीचे है, ये ऊपर है ये नीचे, इसको बोला जाता है इनवर्स। समझ आए? तो पहला पॉइंट लिखो, दे फॉलो या बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। दूसरी सिमिलैरिटी बताओ। दोनों मीडियम में डिपेंडेंट होता है क्या? क्यों? वैक्यूम में भी तो काम करता है। दोनों ही वैक्यूम में काम करते हैं। कहां काम करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज भी वैक्यूम में काम करता है। स्पेस में चले जाओगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज काम करेगा, ट्रांसफर होगा। और दूसरी चीज ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा। तुम दोनों को मैं लेके चला जाऊं कहां पे, स्पेस में, वहां भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो दोनों ही क्या करेंगे, वैक्यूम को ऑपरेट करते हैं। क्लियर हुआ क्या? तो अगला लिखना, बोथ फॉलो वैक्यूम ऑपरेटेड फोर्स। दुनिया का सबसे शक्तिशाली अगर कोई फोर्स है तो वो फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स। और दूसरे नंबर का अगर कोई फोर्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ आए मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स मतलब वही प्रोटॉन वाला जो एटम के अंदर न्यूक्लियस है, वो होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, यही जो पढ़ रहे हो चार्ज वाला, दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है बच्चे। और दुनिया के वीकेस्ट फोर्स में अगर कोई आता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे हल्का फोर्स होता है ये, सबसे हल्का फोर्स। दो समझ आया क्या? तीसरा कोई बताओ। बोथ आर सेंट्रल फोर्स। ये भी बॉडी के सेंट्रल से लगता है, ये भी बॉडी के, आओ जरा फील कराता हूं, सुनो। यहां एक बॉडी है Q1, अरे बोलो ना, यहां एक बॉडी है Q2, इसके भी सेंटर से और इसके भी सेंटर से क्या लगता है? फोर्स लगता है। समझ आया क्या? यहाँ क्लास 11th भूल गए, ये एक बॉडी, इसका सेंटर, इसके सेंटर से क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो दोनों ही सेंटर फोर्स को फॉलो करते हैं। समझ आई क्या? समझ आया क्या? आगे नेक्स्ट हो गया। एक फोर्स तुम लोग को खुद से ढूंढ के लाना है घर से, 4 कम से कम सिमिलैरिटी लिखनी है। 3 मैंने बताया, एक खुद से ढूंढ के लाना, ठीक है क्या? अगला क्या लिखोगे? डिसिमिलैरिटी। अगला क्या लिखोगे? डिसिमिलैरिटी। डिसिमिलैरिटी हो गया क्या? पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कोई ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तो कौन सा है? हाँ, मतलब ये जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है, ये वीक फोर्स होता है, और ये वाला जो फोर्स है, कौन सा फोर्स है? स्ट्रॉन्ग फोर्स है। समझा मैंने क्या बोला? कौन सा स्ट्रॉन्ग है? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रॉन्ग है, ये कौन सा वीक? तो यही तो डिसिमिलैरिटी होगी, डिफरेंस हो गया ना। ये शक्तिशाली है, ये कम शक्तिशाली है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट लिखना बच्चा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। समझा मैंने क्या बोला? सुनो, इधर आए बच्चे। ये वाला जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। सेम चार्ज हो गया तो रिपल्सिव, अलग अलग चार्ज हो गया तो अट्रैक्टिव। बट ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये हमेशा क्या रहेगा? अट्रैक्टिव। समझ आई क्या मेरी बात? बोलो ना। मतलब दुनिया के हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर, हर एक अगर बॉडी के अंदर जिसके पास मास है, उसके अंदर क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। क्या इसके और इसके बीच लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स? लग रहा है। लग रहा है तो कौन सा लग रहा है? अट्रैक्टिव। मतलब ये पास ही आ रहे हैं, दूर नहीं जाएंगे। अलग बात है कि इतना पास माइन्यूट लेवल पे नहीं पता चलता है, लेकिन अट्रैक्टिव वाला रिपल्सिव नहीं होगा। समझ आई क्यों मेरी बात की नहीं आई? तो ये वाला जो फोर्स है दोनों हो सकता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। वो वाला कौन सा है? अट्रैक्टिव होगा। क्लियर हुआ क्या? अगला लिखना डिफरेंस। तीसरा, 2 हो गया, तीसरा लिखो। 3 बताऊंगा, एक एक खुद से करके लगे आना। अगला, ग्रेविटेशनल फोर्स कैनॉट बी जीरो बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी।
चले आगे, कोई डाउट? चौथी डिसिमिलैरिटी खुद से करके रखना है, ठीक है क्या? तो एक सिमिलैरिटी और एक डिसिमिलैरिटी घर से करके लाना है विद एक्सप्लेनेशन, उसका एक्सप्लेनेशन रीजन भी बोलूँगा, ठीक है? अगला हेडिंग प्लेस करना, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। कोई बताएगा रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? अब सुन लो, जहां भी अगर रिलेटिव आ जाए समझ जाना दो चीजों में क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। दो चीजों का क्या है? रेशियो है। जहां भी रिलेटिव आ जाए समझ जाना दो चीजों का क्या है, वो रेशियो है। कोई बताएगा? सबसे पहली बात तो रिलेटिव परमिटिविटी हेडिंग डाल के रिलेटिव परमिटिविटी को कापा से डिनोट करते हैं। कापा मतलब के या ER से डिनोट करते हैं। समझ आया मैंने क्या बोला? हेडिंग प्लेस करो, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव। पापा नहीं बोला बे, पापा कौन बोल रहा है? कापा, रिलेटिव परमिटिविटी को ER से डिनोट करते हैं या कापा से करते हैं? ठीक है, बताओ, लिखो एक लाइन रिलेटिव परमिटिविटी में, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम with respect to vacuum is called relative permittivity. relative देखो, विद रिस्पेक्ट टू क्या बोला है? वैक्यूम बोला है ना? बोलो जरा एक बार फिर से बोलो, क्या बोला है? रेशियो बोला है। रेशियो बोला है मतलब ऐसे बना लो, ऊपर नीचे कुछ लिखना क्योंकि कंपेयर करना ना। रेशियो का मतलब समझ आई मेरी बात? ऐसा बना लो रेशियो। बोलो फिर पहली लाइन, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब कोई सा भी मीडियम। अब कोई से भी मीडियम के लिए क्या हम E से रिप्रेजेंट करते हैं क्या? तो यहां लिख दो E। कोई डाउट? विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वैक्यूम के लिए किससे डिनोट किया जाता है? E नॉट। इसी को क्या बोला जाता है? रिलेटिव परमिटिविटी के, या इसी को क्या बोला जाएगा? ER। हो गया, यही डेफिनेशन। समझ आई बात कि नहीं आई? समझ आया? मतलब कि हम कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे? इस एप्सिलॉन नॉट को कहां पे? एक बार किसी मीडियम में लेके जाएंगे, फिर उसी को हम कहां लेके जाएंगे? स्पेस में लेके जाएंगे, और दोनों के बीच में कंपेयर कर देंगे, और उसी कंपेयर को बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। समझ आया? अच्छा, मैंने बताया था परमिटिविटी मतलब अलाउ करना, परमिटिविटी मतलब, तो हम यही देखेंगे कि फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम में कितना अलाउ कर रहा है और किसी दूसरे मीडियम में कितना अलाउ कर रहा है, उन्हीं दोनों के बीच हम क्या देख लेंगे? कंपेरिजन देख लेंगे। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? बोलो ना, बोल दो तब। फॉर्मूला क्या बना? K = E अपॉन में E नॉट। समझ आई बात की नहीं आई? बोलो है ना? पक्का, शॉर्ट 100%। ठीक है, इसी को कल आगे मैं प्रूफ कराऊंगा थोड़ा सा और, ठीक है? कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। आज अभी वैसे भी ज़्यादा बच्चे नहीं आए हैं तो थोड़ा सा कम क्लास लिया, बट इसको आगे कल कंटिन्यू कराऊंगा, ठीक?